हेलो स्टूडेंट। मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे वर्कशीट नंबर 76 का, जिसकी डेट है 31 जनवरी 2022। सामाजिक विज्ञान की ये वर्कशीट है बच्चों, और इस पे जो चैप्टर है दिया गया है चैप्टर 3, भारत में राष्ट्रवाद के बारे में हम बात करेंगे। और जो बच्चे हमारे जो इस एजुकेशन चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, नए जुड़े हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट। बगानों में स्वराज, भारत में राष्ट्रवाद से लिया गया ये। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वह उन चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। तो बच्चों, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चलाया था, और असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब क्या था कि वो चार दीवारियों से बाहर निकलें, जब मर्जी आ जा सके, जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गांव से संपर्क रख पाएं, वो एक जगह बंद न जाएं। 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। कौन से एक्ट के तहत? 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बाहर जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। इससे पहले तक क्या होता था बच्चों कि वो मजदूर उनकी अवहेलना नहीं कर पाते थे। जब इन मजदूरों ने किसके बारे में सुना? असहयोग आंदोलन के बारे में सुना, तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की बात सुने बगैर ही इस आंदोलन में शामिल होने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब हर एक को गांव में जमीन मिल जाएगी। लेकिन वह अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वह रास्ते में ही फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। तो क्या हुआ बच्चों? उन्होंने अपना मन तो बना लिया था कि गांधी जी के स्वराज में शामिल होंगे, गांधी जी की जो नीतियां हैं उसकी हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन क्या हुआ? स्टीमर और रेलवे की हड़ताल के कारण वो रास्ते में ही फंस गए और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके कारण उनकी पिटाई हुई। आगे देखें सविनय अवज्ञा की ओर। फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पर, बच्चों ये वही स्थान है जहां असहयोग आंदोलन का अंत हुआ था 1922 में। चौरा चौरी नामक स्थान यूपी में है। यहाँ क्या घटना घटी थी कि जो हिंसक भीड़ थी उसने पूरे स्टेशन को घेर लिया था। ये पुलिस स्टेशन था जगह पर, उसको घेर कर जला दिया गया था। तो जितने पुलिस वाले थे वहां पर वो मारे गए। इस घटना को देखकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। ये बच्चों ध्यान रखना, किस घटना को देखकर? चौरा चौरी नामक घटना को देखकर असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर दिया था। क्योंकि गांधी जी ने कहना था, गांधी जी का यह कहना था कि मैं हिंसा के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं अहिंसा के मार्ग पर ही आगे बढ़ूंगा। और ये जो घटना है वो हिंसा को दर्शाती है, जिसके कारण गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। क्योंकि गांधी जी की नीतियों में शुरू से ही रहा है ना कि हिंसा के मार्ग पे ना चल के अहिंसा के मार्ग पर चलना। तो इस घटना से आहत होकर उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इससे काफी लोग उनसे नाराज भी हो गए थे, क्योंकि अगर ये अपना आंदोलन उस समय वापस ना लेते तो क्या पता उस समय भी आजादी हमें मिल सकती थी, क्योंकि सभी लोग एकजुट होकर इकट्ठे हो चुके थे। और उसके बाद क्या हुआ? जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो उन्हें भी जनता को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये स्थिति घटना घट चुकी थी उस समय। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों में
से थक चुके थे और वह प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना महत्वपूर्ण है। कुछ लोग क्या चाहते थे कि चुनावों में हम हिस्सा लेकर विरोध करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो जन संघर्षों से थक चुके थे। जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन किया। अब ये महत्वपूर्ण है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये मोतीलाल नेहरू बच्चों वही हैं जवाहरलाल नेहरू के पिता और इंदिरा गांधी के दादाजी। इन्होंने ही दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। तो दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बना रहे थे। आगे देखें, साइमन कमीशन की बात आती है। साइमन कमीशन बच्चों, साइमन कमीशन महत्वपूर्ण है। साइमन कमीशन की बात करें तो राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, सर जॉन साइमन, ध्यान रखना, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में आयोग का गठन किया। इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। मतलब यहाँ का जो स्ट्रक्चर कैसा है संविधान का, उसका अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देना था। और इसका जो हेड भी सर जॉन साइमन को बनाया, एक अंग्रेज को ही बनाया, भारतीयों को नहीं बनाया। लेकिन समस्या यह थी कि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसकी बात मैं अभी चर्चा कर ही रहा था। जब इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था तो ये आयोग भारतीयों के लिए कैसे हो सकता है? तो वही चीज का विरोध भारतीयों ने इसमें किया कि आप हमारे लिए नीतियां कैसे बनाएंगे, इसमें एक भी भारतीय नहीं है, उनकी आवाज इसमें शामिल नहीं की जाएगी। इसलिए इसका विरोध होना स्वाभाविक था और होने लगा। सारे इसमें अंग्रेज थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ से हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। क्या बच्चों? साइमन गो बैक। तो इस तरह से साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसरॉय लॉर्ड इरविन, उस समय के वायसरॉय थे लॉर्ड इरविन, ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डेमोनियन स्टेटस की बात की। डेमोनियन स्टेटस क्या होता है बच्चों? स्वतंत्रता के लिए बात करना। डेमोनियन, आपको एक अलग से स्वतंत्रता का दर्जा दे दिया जाएगा, इसकी बात की। और गोलमेज सम्मेलन का ऐलान किया। गोल, इसमें जो गलत लिखा हुआ बच्चों, गोलमाल लिखा हुआ है, गोलमेज है वो, गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन क्या है बच्चों? इसको राउंड टेबल हम कॉन्फ्रेंस भी बोल सकते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अलग अलग सालों में घटी हुई। 3-4 साल ये गोलमेज सम्मेलन चली और इंग्लैंड में ही थी। हर साल भारत की तरफ से इसमें अलग अलग लोग गए। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो नाम से पता लग रहा है गोलमेज सम्मेलन, ये एक मेज है और इसके चारों तरफ लोग बैठेंगे, कॉन्फ्रेंस होगी, इसलिए इसका नाम गोलमेज सम्मेलन रखा गया। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि बस चर्चा है कि अभी गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, उसके बारे में जो भी संविधान की चर्चा है वहीं पर की जाएगी, आप वहां पर आना, न्योता दिया। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, महत्वपूर्ण अधिवेशन है ये 1929 का। इसमें प्रेसिडेंट कौन बना था? प्रेसिडेंट मतलब कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बना था जवाहरलाल नेहरू। और लाहौर में ये अधिवेशन हुआ था। इसमें क्या बात रखी गई थी? पूर्ण स्वराज, मतलब टोटली इंडिपेंडेंस की बात रखी गई थी इसमें बच्चों, कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। कहां पर हुआ था यह अधिवेशन? लाहौर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और ये दिसंबर 1929 में हुआ था। यह औपचारिक रूप से कांग्रेस ने मांग रखी अपने अधिवेशन में अंग्रेजों से। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। तो बच्चों यही 26 जनवरी देखो स्वतंत्रता के रूप में हमारा तो नहीं है, लेकिन ये संविधान बनाने के रूप में बनाया गया है 26 जनवरी। तो उस समय क्या कहा गया था कि स्वतंत्रता के दिवस में मनाया जाएगा और इस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष को शपथ लेंगे। तो ये सब चर्चा हुई। तो आज बच्चों हमने देखा इस वर्कशीट में बगान मजदूरों के बारे में बात की गई है, बगान मजदूरों के किस तरह संघर्ष रहा। सवर्ण अवज्ञा की ओर, सवर्ण अवज्ञा और साइमन कमीशन की बात की गई। अब प्रश्नों की बात करें बच्चों, तो असहयोग आंदोलन में बागानी मजदूरों की भागीदारी, किसमें, असहयोग आंदोलन में बागानी मजदूरों की भागीदारी पर संक्षिप्त नोट लिखना है। तो बच्चों हम अगर डायरेक्ट आप अपना माइंड लगाएं, दिमाग लगाएं, तो आप डायरेक्ट आपको यहाँ से वो मिल जाएगा कि बगानों में स्वराज से बगानी मजदूरों ने किस तरह अपना काम किया, असहयोग आंदोलन उन्होंने उसके बारे में सुना। तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे और उन्होंने बागान छोड़ दिए, अपने घर की ओर चल दिए। तो यहाँ से भी आप अपनी लाइन को कवर कर सकते हैं, आंसर को कवर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप रीड करके बनाएंगे, अपने आप रीड करके लिखेंगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर जो बच्चे नहीं लिख सकते उनके लिए आंसर इस प्रकार है। तो असहयोग में आंदोलन में बगान मजदूरों की भागीदारी पर संक्षिप्त निबंध में 1859 के अंतर्देशीय प्रवासन, अंतर्देशीय प्रवासन मतलब ये प्रवासन क्या होता है, अधिनियम एक्ट के तहत बागान श्रमिकों को चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी, हमने ऊपर पढ़ा ही था। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों श्रमिकों ने अधिकारियों को ललकारा, बागान छोड़ दिया और घर का रुख कर लिया। मतलब उस एक्ट के तहत हमने जो पढ़ा था कि उन्हें बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन के कारण उन्होंने इसकी भी परवाह नहीं की कि हमें इसके लिए सजा दी जाएगी, हमें इसके लिए दंड दिया जाएगा। तो उन्होंने ये भी चीजें कर ली और बागान छोड़ दिए और अधिकारियों की बात नहीं मानी। आगे बात करें बच्चों, असम में बागानी श्रमिकों के लिए स्वराज का अर्थ क्या था। उनके लिए स्वराज का यह अर्थ था कि बच्चों श्रमिकों को स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार हो, गांव वापस जाने की अनुमति हो। वे मानते थे कि गांधी राज आ गया है और सभी को उनके गांव में जमीन दे दी जाएगी, जिससे वे अपना गुजारा ढंग से कर पाएंगे और अच्छे से वो रह पाएंगे। ये उनकी मान्यता थी। स्वराज का अर्थ उनके लिए ये था कि अब गांधी युग आ गया है तो हमें सबको अपने अपने घर मिलेंगे, गांव में जमीनें मिल जाएंगी। तो ये सब उनकी मान्यताएं थी। अब बच्चों हमें साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है। आप डायरेक्ट यहां से भी देख सकते हैं कि साइमन कमीशन कौन था। साइमन कमीशन किस लिए आया था। साइमन कमीशन का हेड थे सर जॉन साइमन और इस आयोग के गठन इन्होंने किया था और ये भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने आया था। किस लिए आया था ये, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने आया था। लेकिन इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और लॉर्ड इरविन इसमें हस्तक्षेप किया, तो उन्होंने फिर डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई गोलमेज सम्मेलन में। तो ये सब आप इसमें एक संक्षिप्त विवरण दे सकते हैं। बाकी इसमें आगे हम बताते हैं आपको। मैं कुछ समझा देता हूँ कि गांधी जी का ये कहना था कि इस तरह के जो कमीशन बनाए जाते हैं वो स्वतंत्रता की मांग को टालने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब ये एक कठपुतली की तरह होते हैं कि जो चीज़ें टालने के लिए कमीशन बनाए जाते हैं। आंखों में धूल झोंकने का ये तरीका है और जले पर नमक छिड़कने का प्रयास है, गांधी जी ने बोला था। चारों तरफ से साइमन कमीशन का विरोध होते देखकर भी सरकार अड़ी रही और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई के बंदरगाह पर उतर गया। उस दिन देश भर में हड़ताल मनाई गई और साइमन गो बैक के नारे हर जगह लगाए गए। यह कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो वहां भी जनता ने लाला लाजपत राय के नेतृत्व में काले झंडे दिखाए और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे में आकाश गूंज उठा। यह देखकर पुलिस आपे से बाहर हो गई और लाठियां बरसाने लगी। लाठियों का शिकार लाला लाजपत राय भी हुए और अंत में उनका देहांत हो गया। इसी तरह की घटनाएं लखनऊ, पटना और अन्य स्थानों पर भी हुई। तो बच्चों इस प्रकार था कि साइमन कमीशन जो हमने अभी चर्चा करी
कि किस लिए आया, उस पर शॉर्ट नोट आप देखकर लिख सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट नोट लिखना है। तो इस तरह बच्चों आज हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।